मैरिज को जो दहेज दिया जाता है उपहार के स्वरूप में दिया जाता है, लेकिन आज के समय में ये उपहार न होकर एक बोझ बन गया है। एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे तो इन चीजों से हम उबर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। डॉल पूरी तरह से गलत नहीं होता है। सोसाइटी में सिर्फ मतलब माई को ही सिर्फ डबल मिलता है। एक द्वंद्व भी देखने को मिलता है। पुरुष एक भाई के रूप में है, उसको दुख हो रहा है उसकी बहन की स्थिति को लेकर। वही पुरुष पति के रूप में है, वो उस पर एक पुरुष सत्ता पितृ सत्तात्मक अपना पूरा दबाव बनाया हुआ है। एक सत्ता के रूप में सॉल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए प्रॉपर? आज के तेज और सतही विचार विमर्श के दौर में अनलॉक स्पार्क्स विचारों को ठहराव और स्पष्टता देता है। इस मंच का उद्देश्य शोर पैदा करना नहीं, बल्कि सोच को दिशा देना और संवाद को अर्थपूर्ण बनाना है। टॉक, डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से आपके जटिल मुद्दों को अनलॉक कर तर्क, संतुलन और समझ से स्पार्क्स पैदा करता है। हेलो गाइज, मैं हूं नितिश कुमार। हमारे साथ है हमारे फ्रेंड्स सौम्या, आशु पटेल और ऋतुराज। के चर्चा का विषय है डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज प्रथा, पेट्रियार्की सिस्टम एंड सोसाइटी एंड वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनकी इंडिपेंडेंसी, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। किलो चांदी, एक पेट्रोल पंप, 210 बीघा जमीन, कुल टोटल मिलाकर 15 करोड़ 65 लाख रुपए। विवाह जो है वो तो एक संबंध है, ठीक। जब भी शादी विवाह किया जाता है तो उसमें पति को जो दहेज दिया जाता है, जिसको कि एक उपहार के स्वरूप में दिया जाता है, लेकिन आज के समय में ये उपहार न होकर एक बोझ बन गया है। अच्छा। लड़की के परिवार वालों पर। तो सबसे बड़ा गलत चीज तो यहाँ पर है कि उससे देना बंद करना चाहिए, तब जाकर वो अपने खिलाफ कोई भी अगर गलत चीज होगा तो उसमें अपना आवाज उठा सकेगी, अपने बातों को रख सकेगी। जब उसका पति उसका शोषण करेगा तो वो उसका विरोध कर सकेगी, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं, तो वो उसका भी सहारा ले सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि उसका शिक्षित होना, जिसमें वो अपने अधिकारों के बारे में, कानून के बारे में जान सके। और अगर वो खुद से अगर कमाती होती तो वो फिर नहीं सुन पाती अपने पति का बात। अच्छा, अब सौम्या तुम्हारा इस पर क्या विचार है? आपसे बोला ना कि उनके एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे तो ये चीजों से हम उबर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। पर क्या ऐसा समाज में है कि जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी हुई है या जो भी कुछ हुआ है, सारे उन जो ऐसे उनके पास शिक्षा नहीं है? क्योंकि बहुत सारे समाज में ऐसे लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित है। बहुत ऐसी लड़कियां जो विवाह से पहले आत्मनिर्भर है, और आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी उनको दबाया जाता है। Shashi was married to Bhagwan Swaroop in 2010. Her father said he spent more than 4 lakh rupees on the wedding, and later her in-laws demanded gold, a motorcycle and cash. He claimed that harassment became worse after Shashi gave birth to 2 daughters. In March 2014, Shashi died. She left behind 2 little girls, one of them just 40 days old. An FIR was registered for dowry death under Section 304B of the IPC and for cruelty under Section 498A. But the postmortem showed she had died of pneumonia, a natural cause. The trial court found no proof of cruelty or dowry demand. Even the statements of her family members were weak. At one point, her sister said she had once seen Shashi crying. The court said tears alone cannot prove harassment. On August 13, 2025, Justice Neena Bansal Krishna of the Delhi High Court agreed. She upheld the discharge of Shashi's husband and in-laws, ruling that sorrow without evidence cannot make out a case of dowry cruelty. Tune in for more crisp and simple shots on lengthy judgments. लड़कियों के सामने 2 सिचुएशन मान लीजिए रखी जाती है, या तो आप नौकरी करें या तो आप घर परिवार छोड़ दें। तो उस सिचुएशन में लड़की अपना आत्मसम्मान, अपने परिवार का इज्जत, अपने बाप का पगड़ी, हर चीज बचाने के लिए क्या करे? मेन बात ये है कि इसीलिए तो मैंने बोला कि शादी के टाइम ही तय कीजिए ना कि हमें क्या बोलता है आगे नौकरी आप लोग करने देंगे कि नहीं करेंगे। तो है हमारे समाज में कि पहले लोग बोल देते हैं कि ठीक है, हाँ हम लड़की को पढ़ने जाते के साथ पलट जाते हैं, तो तब अपने कैसे मानसिकता को कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम उस चीज से उभरेंगे कि हाँ हमेशा धोखा हुआ, पहले बोला गया था, मना कर दिया गया था। किसी भी चीज का 100% आप नहीं कर सकते हैं कि सभी का सभी लोग इसी तरीके से हो जाएं। पहला चीज के विवाह जो एक तरफ आंसू उन्हें धर्म और हमारी जिम्मेदारी बता रहा है, और लड़की हमें एक तरह से दिखा रहा है कि वो हमारी लड़कों की, या लड़का चाहे वो बेटा रूप में हो, पिता रूप में हो, उसकी जिम्मेवारी है कि लड़कियों की शादी करना। तुम जो बोल रही हो कि उसमें देखा नहीं जाता, तुम बस फ्यूचर देख रही हो। फ्यूचर कोई किसी लड़की का फ्यूचर नहीं देखा जा सकता।
लेकिन उसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसका जीवन बेहतर हो। दूसरा चीज है कि विवाह से वो संस्था है कि जो समाज में लोगों को रिलेशनशिप में एक साथ रखे, या कोई ऐसा कर्म कांड, ऐसा कोई नियम वगैरह नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज है, देखोगे तो इस केस में हमें एक द्वंद्व भी देखने को मिलता है। जो पुरुष एक भाई के रूप में है, उसको दुख हो रहा है उसकी बहन की स्थिति को लेकर, वही पुरुष पति के रूप में है, वो उस पर एक पुरुष सत्ता, पितृ सत्तात्मक अपना पूरा दबाव बनाया हुआ है, एक सत्ता के रूप में। जैसे कि विवाह को यहाँ पे एक संस्था के रूप में देख रहे हो। हाँ, विवाह तो एक संस्था विवाह ही तो है। है ही एक संस्था, मानकर चलो। या विवाह एक जैसे संस्था या सामाजिक एक दबाव भी है एक तरह से। जो संस्था होगी वो दबाव बनाएगी और वो एक निश्चित ढर्रे, निश्चित नीति तय करेगी, और नीति जो होती है वो हमेशा वर्षों से चली आती है। लोग नहीं चाहते हैं कि, जैसे हमारे पिताजी नहीं चाहते हैं कि उस नीति, वो जो नीति उनके दादा ने बनाई, उनके पापा ने नीति बनाई है विवाह के संबंध में, वो चाहते हैं कि हम पर भी वो नीति लागू हो। लेकिन समय परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए वहाँ कंट्रास्ट हो रहा है। डॉरी पूरी तरह से गलत नहीं होता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में सिर्फ मतलब भाई को ही सिर्फ जमीन मिलता है। अगर मान लड़की उस घर में पैदा लिया, उसको भी कुछ अधिकार होता है ना उसके बाप के उसमें, संपत्ति में, तो उसके थ्रू उसको मतलब डॉरी दिया जाता है कि वो डॉरी देके उसके भाई को देके उसके बाप का सारा संपत्ति मिलेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा शादी होने के बाद। इसीलिए डॉरी दिया जाता है कि उसका रिकवर किया जाए, मतलब उसके बदले। तो ये रिकवरी किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए तो कोई फायदा नहीं। ये रिकवर उसके भले भाई के पास जो संपत्ति थी, वो संपत्ति सीधे पति के पास जा रही है, उसके पास कुछ नहीं जा रहा है ना। और दूसरा, महिला खुद इंडिपेंडेंट नहीं है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने जो बोला कि स्किल का इस्तेमाल करके भी वो अर्न कर सकती है, सिर्फ एजुकेशन की जरूरत नहीं। एजुकेशन किस लिए कि हाउ वी कैन बिहेव, जैसे कि हम समाज में कैसे बर्ताव करते हैं, मेनली एजुकेशन यहाँ पे काम आता है। पैसे कमाने के लिए कभी भी शिक्षा इकलौता कारण नहीं रही है, कभी भी नहीं। हमें लग रहा है कि जो महिला की जो वो हालत है, इकोनॉमिक कंडीशन उसका ठीक होता तो ऐसा नहीं होता। आंसू को लग रहा है कि ये जो मैरिज सिस्टम है और ये जिम्मेदारी में, इसको खत्म करके इसकी जगह खुद ही एबल हो जाती। सौम्या भी वही कह रही है दूसरे तरह से कि यदि महिला को हमेशा इंडिपेंडेंट, किसी भी इंसान को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो भाई के रूप में ही हमें साथ दे या पति के रूप में ही साथ दे, क्यों ना। उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है ना इंडिपेंडेंट होने के अलावा। मैं बोला इंडिपेंडेंट होने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये भी सब यही भी देगा कि डेवलप उसका इंडिपेंडेंट बना, उसको ये देखो, वो महिला अभी भी इंडिपेंडेंट हो सकती है, लेकिन वह बहुत खतरा है फ्यूचर में। अभी भी उसको जो काम कर रही है, एक पितृसत्तात्मक समाज है, और उस महिला यदि 4 बच्चों को पाल रही है, तो उस पालने में जो वह खर्चा है, वो अपना श्रम दे रही है, अपना मेहनत कर रही है। यदि उसका इकोनॉमिक बैलेंस निकाला जाएगा, क्योंकि यदि यह पुरुष या पति यदि सत्ता के रूप में उस महिला को वस्तु समझता है, वो पीट सकता है, तो वह इकोनॉमिक रूप से भी उस महिला के जो उसके 4 बच्चों का पालन कर रही है, तो उसको खर्चा देगा। सोसाइटी को बदलना पड़ेगा सबसे पहले, तो इंडिविजुअल को नहीं बदल सकते। सोसाइटी चेंज होगी कैसे? अपने आप तो चेंज नहीं होगी, इंडिविजुअल चेंज होगा तभी तो सोसाइटी चेंज होगी। पितृसत्तात्मक केवल पुरुषों को ही फायदा नहीं दे रही है, उसे भी घसीट रही है। भाई के रूप में घसीटा जाए, पिता के रूप में घसीटा जाए, घसीटे जा रहा है। एक बेटी को रूप में जिम्मेदारी करनी है, उसको ब्याह के दूसरे घर भेजना है, दूसरे घर में अच्छा चीजें ये पैटर्न ढूंढना है। यदि भाई है तो भाई की उसके पति में ये गुण देखेगा कि अच्छा संभाल सकता है, तो भाई को भी लपेट रहा है, यानी पुरुष को भी लपेट रहा है और महिला को तो लपेट रहा ही है। और दूसरा चीज देखोगे तो इकोनॉमिक की हम बात कर रहे हैं, अभी इकोनॉमिक वर्ल्ड है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक वर्ल्ड है, पूंजीवादी पेट्रियार्की और पूंजीवादी चल रहे। पूंजीवादी युग में यदि तुम इकोनॉमिक रूप से फ्रीडम नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं है, मतलब नहीं है तुम्हारा, क्योंकि कुछ भी चीजें खरीदने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। भले ही तुम प्यार को पैसे से नहीं खरीद सकते हो, लेकिन प्यार तब तक जिंदा रहेगा जब तक तुम्हें उसे खिलाना पड़ेगा। प्यार को भी तो भूख लगता है, तुम्हारे चाहे पति के भी। उसने कहा है कि प्यार नहीं खरीद सकते, मेरा ये मानना कि पैसे अगर है ना तो बोला है कि खरीद सकते हैं। वही मैं उसकी बात को सपोर्ट कर रही हूँ। तो अभी सिर्फ बात कर रहे कि इकोनॉमिक रूप से ऐसा होना चाहिए,
हमारी जो मैरिज सोसाइटी वो सिस्टम है उसको चेंज होना चाहिए, हम लोग इंडिविजुअल रूप से चेंज हो गए, तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए प्रॉपर? सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि महिलाओं के को आर्थिक मजबूती प्रदान करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मजबूती प्रदान अगर उनको किया जाएगा तो उनका हर एक चीज सुधर जाएगा, उनकी समाज में स्थिति सुधर जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही सकती है। और मेरे इसमें 3 पॉइंट रहेंगे, सिंपल। पहला कि औरतों को अपनी आवाज रखनी आनी चाहिए, जो कि दूसरा, हमारे कानून में जो भी चीजें लाई गई हैं उनके सेफ्टी के ऊपर या डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर या जो भी, इन लोग को जागरूक होना पड़ेगा। लॉ और कानून सिर्फ बन जाने से नहीं होता है, हम कितना उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, हमारे कानून को नहीं पता, वो कानून तो ला दिए हैं पर अभी भी समाज में उनके खिलाफ वो चीजें हो रही है। दहेज के लिए भी मना किए हैं फिर भी दहेज चल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लॉज है फिर भी वो चल रहे हैं, तो वो सशक्त नहीं है, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे, तो एक्टिव होना पड़ेगा। और तीसरी चीज है कि महिला आर्थिक रूप से भी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे जो प्रतात्मक समाज के जो प्रधान पुरुष है उनको भी अपने विचारों को बदलना होगा। वो जब तक नहीं बदलेंगे तो कोई नहीं सुधर सकता, क्योंकि 4 दीवारी में कोई कानून भी नहीं देखने आ रहा, कोई 4 लोग भी नहीं देखने आ रहे कि वो अपनी पत्नी को पीट रहा है या क्या कर रहा है। तो जब तक वो खुद के सुचारू रूप से अपने मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे तो कोई क्राइम को रोक नहीं सकता, वो चीजें होंगी, कि मर्द समाज को भी समझना पड़ेगा, वरना नहीं सुधर सकती है। कुल मिलाकर के 3 चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। चल बोल ले, तू भी आओ। मैं तो बोला तुम्हें, सोसाइटी को चेंज करो, मैरिज पर्सपेक्टिव चेंज करो, मैरिज होता है क्या उसको चेंज करो। हाँ ठीक है। मैरिज का मीनिंग बताओ आदमी को, पहले मैरिज होता क्या है। अच्छा, आदमी को नहीं पता मैरिज क्या होता है, तुम बता मैरिज का मीनिंग क्या होता है। हमारी शादी कामयाब इसलिए रही, हमने एक दूसरे के फिक्स्ड रोल्स नहीं बनाए। ये मैंने उसे शुरू में बता दिया था कि भाई मुझे खाना पकाना नहीं आता, मैं बर्तन धो सकता हूँ खाना तुम पकाना, घर की सफाई मैं कर लूंगा। The roles have not been defined and we have stayed friends. मैरिज में कोई सटीक परिभाषा नहीं है, ठीक है, संस्था है, उसका परिभाषा 10, 15, 20 हर समाज में अलग अलग पॉइंट है, क्योंकि हर समाज में के शादी एक जैसा नहीं है, हर समाज का सिचुएशन, समाज यानी कि वो ग्रुप, वो कम्युनिटी, हम 4 लोग एक साथ रह रहे तो हम 4 लोगों में शादी अलग ढंग से होगी, तो एक पैमाना नहीं है। लेकिन जो चीजें हैं कि शादी मीन्स 2 अनजान लोग जो लगता है कि उसको एक जैसा है, हम जो महसूस करते हैं वह भी हमें समझती है, अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो चीजें महत्वपूर्ण आ जाती है कि हमारे साथ हो, वो हमारी बातों को नहीं भी समझ रही है फिर भी वो हमारे साथ हो। मैरिज में सबसे बड़ी चीज है यही कि हम साथ हो दोनों के, ठीक है। दूसरा चीज है कि हम जो भी करें केवल खुद के लिए ना हो, उसके लिए भी हो, वो जो भी करे वो हमारे लिए भी होगा। तो मैरिज हम होता है, मैरिज कभी भी मैं नहीं होता है, और मैरिज में समझदारी नहीं चलती है, साथ होना होता है, तब न कहते साथ निभाना, जन्म जन्म का साथ निभाना, हालांकि जन्म ना हो इसी जन्म में कभी कितने बार निपट जाए, ठीक है। तो मैरिज का डिफिनेशन यही है। तो आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। ऐसी ही चर्चा के लिए शेयर करें एंड अनलॉक स्पार्क को सब्सक्राइब करें फॉर टॉक, डिबेट एंड डिस्कशन के लिए। नमस्ते, मिलते हैं।